दोस्तों नमस्कार। हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस वक्त जो स्थिति है वो बेहद ही नाजुक स्थिति है, बहुत ही भयावह स्थिति है और वहाँ पर एक तरीके का अराजकता का माहौल बना हुआ है। जो करेंट अभी सिचुएशन है उसके अनुसार वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वहाँ पर एक तरीके से तख्ता पलट हो चुका है और इस्तीफ़ा दे करके बांग्लादेश से वो भाग करके इंडिया आ चुकी हैं। यहाँ पर इंडिया के अंदर जो हिंडन एयर बेस है वहाँ वो पहुँची हैं और जो हिंदुस्तान के जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है। और जो रिपोर्ट बताई जा रही है उसमें ये बात निकल करके सामने आ रहा है कि संभवतः इंडिया से शेख हसीना जो है वो लंदन चली जाएं। हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर जो बांग्लादेश का दूतावास है उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई अप्रिय या अनहोनी कोई घटनाक्रम नहीं हो। ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है अभी, जो कि पिछले काफ़ी समय से चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये सब चीज़ें हो रही है, इसको भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही शेख हसीना को जो इनका एक तरीके से राजनीति रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक लोकतांत्रिक मूल्यों को सम्मान करने वाली एक जो पीएम थी, एक जो महिला पीएम थी, वो किस तरीके से धीरे धीरे तानाशाह के रूप में बदल गई। हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के जो लोग हैं, इनकी मानसिकता से कितना मेल खाता है शेख हसीना की मानसिकता, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और बांग्लादेश में जो चीज़ घटित हो रहा है इस वक्त में, वो हिंदुस्तान के लिए एक पड़ोसी देश होने के नाते यहाँ की सरकार के लिए किस तरीके से एक चेतावनी है, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं जो शेख हसीना है उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो शेख हसीना जो बांग्लादेश के कहते हैं कि राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, उनकी ये बेटी हैं और पिछले काफ़ी तकरीबन 20 सालों से ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, 5वीं बार ये लगातार प्रधानमंत्री बनी है 2009 से लेकर के, और लगातार अभी तक 2024 तक ये प्रधानमंत्री रही है। सबसे पहले इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि 1986 में अस्थायी तौर पर ये प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद 23 जून 1996 को ये प्रधानमंत्री बनी फुल टाइम के लिए, और फिर उसके बाद 2001 से लेकर के 2009 तक ये विपक्ष में रही। 2009 के बाद से लेकर के और अभी 2024 तक ये लगातार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। 2009 में बनी, उसके बाद 2014 में बनी, 2019 में बनी, और फिर उसके बाद जनवरी 2024 के अंदर चुनाव हुआ और उसमें भी ये वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनी, वहाँ की प्रधानमंत्री ये नियुक्त हुई। मज़ेदार बात ये है यहाँ पर आपको कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं लगातार 2009 से लेकर के और अभी तक, इसमें 3 ऐसे इलेक्शंस हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो इलेक्शंस हैं वो काफ़ी विवादित रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी आलोचना और निंदा की गई। धीरे धीरे ये जो मानसिकता डेवलप हुआ कि मैं ही यहाँ की प्रधानमंत्री रहूँगी, जब तक रहूँगी मैं ही प्रधानमंत्री रहूँगी, ये जो सत्ता का लालच कह लीजिए, उसी पर हमेशा बने रहने का जो लालच कह लीजिए, इसने धीरे 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 शेख हसीना को एक तानाशाह के रूप में बदल दिया। और इसीलिए उन्होंने पिछले कई चुनाव में, और ख़ास करके 2024 का जो चुनाव वहाँ पर हुआ जब वो प्रधानमंत्री बनी, तो उसके अंदर उन्होंने एक मेजर लेवल पर वहाँ पर गड़बड़ी की, वहाँ पर अनियमितता किया और उसको चुनाव जीतने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। अब जो है इसको, ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है ये आखिर क्यों हो रहा है, यानी इसके पीछे क्या कारण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके पीछे एक ही कारण है।
इसके पीछे कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि काम कर रहे थे पिछले काफ़ी समय थे, लेकिन अभी जो तात्कालिक जो कारण हुआ, जिसको कि इमीडिएट कॉज कहते हैं, आरक्षण का मुद्दा, उसने आग में घी डालने का काम किया। और इससे पहले वहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहीं पर थोड़ा सा हम नरेंद्र मोदी के साथ इनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, तो एक कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो मानसिकता नरेंद्र मोदी की है, सेम उसी तरीके की मानसिकता शेख हसीना की भी है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी को भी कहा जाता है कि मोदी एक डिक्टेटर है, और बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना भी एक डिक्टेटर थी, एक तानाशाह थी। तमाम 4-5 ऐसे पहलू हैं, है ना, जिसको कि समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। सबसे पहले अगर वहाँ के लोगों के बारे में हम डिस्कस करें, है ना, कि वहाँ पर क्या ऐसी सिचुएशन थी जिसने कि लोगों को इस तरीके से आंदोलन करने के लिए जगा दिया, प्रेरित कर दिया। वहाँ पर जो मुख्य समस्या अगर रही है उसकी बात करें, तो सबसे जो बड़ी समस्या रही है वहाँ पर महंगाई है, गरीबी है। वहाँ के जो युवा हैं उनके अंदर एक बेरोज़गारी है, काम नहीं है ना, यानी कि काम नहीं है मतलब सीधा अर्थ ये है कि आपके पास पैसा नहीं है, और एक तो आपके पास पैसा नहीं है, ऊपर से आप वहाँ पर महंगाई झेल रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसने लोगों के अंदर, वहाँ की जो आम जनता है उसके अंदर एक असंतोष पैदा करने का काम किया। और अपने इस शासनकाल के दौरान अगर आप देखेंगे, पिछले 20 सालों से जो प्रधानमंत्री के तौर पे ये काम कर रही थी शेख हसीना, इस दौरान शेख हसीना ने वही सब कुछ किया जो 2014 से लेकर के और अभी तक हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने किया है। यानी कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे कि मीडिया को कंट्रोल कर लिया, हिंदुस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, वो किस तरीके से सत्ता की चापलूसी करता है, किस तरीके से सत्ता की दलाली करता है, किस तरीके से सत्ता की हाँ में हाँ मिलाता है, सेम टू सेम वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने किया कि उन्होंने वहाँ के मीडिया को कंट्रोल कर लिया, उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दिया। और अभी भी हिंदुस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर भी नरेंद्र मोदी का जो पेट है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करके ही नहीं भरा है, बल्कि अब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब वगैरह है, उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट बिल के माध्यम से। यही काम शेख हसीना ने वहाँ पर किया था। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, चुनाव में जो गड़बड़ी है, 2024 में हिंदुस्तान के अंदर भी चुनाव हुआ, और इस चुनाव में जिस तरीके से गड़बड़ी की गई है ना, चाहे चुनाव की प्रक्रिया में किया जाए, काउंटिंग में किया जाए या अन्य चीज़ों को, और जिस तरीके से लगातार यहाँ का जो चुनाव आयोग है वो सवालों के कटघरे में है, ये किसी से नहीं छुपा है। और कई सारी ऐसी संस्थाएं, चाहे ADR की रिपोर्ट का आप जिक्र कर लीजिए, या फिर आप वॉइस फॉर डेमोक्रेसी के रिपोर्ट का जिक्र कर लीजिए, जिसमें ये सब चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने गड़बड़ी की है चुनाव जीतने के लिए और कुर्सी पर बैठने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए, कि मतलब मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, मुझे ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यही काम बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने भी किया कि वहाँ पर कुर्सी पर बैठने के लिए कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगी, इसके लिए शेख हसीना ने वहाँ के जो इलेक्शंस है उसको मैनेज किया, वहाँ के जो चुनाव है उसको अपने अनुकूल करने की कोशिश की, और तमाम तरह की चीज़ों को उसने अपने हाथों में कंट्रोल करके और वहाँ का चुनाव जीता और प्रधानमंत्री वो बन गई। तीसरी एक चीज़ जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका भी भारत के साथ, नरेंद्र मोदी की मानसिकता के साथ सीधा संबंध है, और वो है विपक्ष को टारगेट करना। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जो हैं वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं। आपको याद होगा किस तरीके से हेमंत सोरेन को, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में जेल में डाला गया, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी है ऑपोजिशन की,
उसके बैंक अकाउंट्स को किस तरीके से फ्रीज किया गया, किस तरीके से पूरी कोशिश की गई विपक्ष को परेशान करने की। और नरेंद्र मोदी अक्सर ये बोलते हैं, बीजेपी के जो लोग हैं अक्सर ये बोलते हैं कि विपक्ष मुक्त एक तरीके से भारत बनाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो कितनी बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह दे चुके हैं। और लोकतंत्र के अंदर आपको पता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है। लोकतंत्र एक मजबूत तभी होता है जब वहाँ पर सत्ता पक्ष के साथ साथ अगर विपक्ष भी मजबूत है, तभी जो है लोकतंत्र पूरी मजबूती के साथ काम करता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मर्जी, जिस नेता के यहाँ मर्जी हो, छापेमारी करवा दो, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी की रेड डलवा दो। सेम चीज़, यही चीज़ बांग्लादेश के अंदर भी शेख हसीना ने करने की कोशिश की और वहाँ पर उन्होंने भी विपक्ष मुक्त एक तरीके से लोकतंत्र की कल्पना की कि हमारा विरोध करने वाला कोई नहीं हो, जो असहमति की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की। विपक्ष का मतलब ये होता है कि सत्ता पक्ष को सवालों के कटघरे में खड़ा करना और उससे सवाल करना, उसकी चीज़ों से असहमति व्यक्त करना। लेकिन उसी असहमति की आवाज़ को नरेंद्र मोदी ने भी दबाया है और अभी भी दबा रहे हैं। और वही काम बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने भी करने की कोशिश की। सेम टू सेम एकदम, मतलब मानसिकता अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी की जो मानसिकता है, एक डिक्टेटर वाली, एक तानाशाह वाली, वही मानसिकता धीरे धीरे शेख हसीना के अंदर आ गई। नरेंद्र मोदी के अंदर जिस तरीके से सत्ता का घमंड कह लीजिए, सत्ता का गुरूर कह लीजिए, सत्ता का अहंकार कह लीजिए, सत्ता का मद कह लीजिए, वही चीज़ें, वही अहंकार, वही गुरूर, वही घमंड शेख हसीना के अंदर भी आ गई। और शेख हसीना ने भी वहाँ के तमाम जो लोकतांत्रिक चीज़ें होती है उसको एक तरीके से तबाह करने का काम किया। लेकिन ये सब चीज़ें चलती रही। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और जब लिमिट क्रॉस होता है तो फिर जो जनता होती है उसके सब्र का बांध भी टूट जाता है। बांग्लादेश के अंदर यही हुआ। जिस तरीके से वहाँ पर तमाम चीज़ें आम आदमी को परेशान कर रही थी, चाहे वो बेरोज़गारी हो, महंगाई हो वहाँ पर, या तमाम जो लोगों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनके वजह से वहाँ की जो आम जनता है जब वो परेशान हो रही थी और जब उनका धैर्य, उनका जब पेशेंस जवाब देने लगा, तो जो लोग हैं वो घरों से निकल करके और सड़कों पर आ गए। और जो स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हुई वो स्थिति बेहद डरावना है और बहुत ही भयावह स्थिति है। और स्थिति इस हद तक आ गई कि सेना ने भी एक तरीके से जनता पर कार्रवाई करने से मना कर दिया कि हम जनता के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और लोग विरोध करते गए, प्रदर्शन करते गए, हिंसात्मक एक तरीके से प्रदर्शन हो गया। और काफ़ी जो पैदल मार्च होता है, जो लॉन्ग मार्च होता है, वो भी निकाला गया। और स्थिति यहाँ तक आ गई कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो वहाँ का जो पीएम आवास होता है, बांग्लादेश के अंदर जो पीएम आवास होता है उसको गण भवन बोलते हैं, उस पीएम आवास के अंदर भी लोग घुस गए। ये वही स्थिति है जो एक वक्त में श्रीलंका के अंदर हुआ था। आपके जहन में ये चीज़ याद होगा किस तरीके से श्रीलंका के जो लोग हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति के आवास में घुस गए थे। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी देखने को मिला कि यहाँ पर जो गण भवन है, जो पीएम हाउस है, उसके अंदर बांग्लादेश के लोग घुस गए। और वहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं उसका विजुअल्स आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उनके जो बेडरूम्स हैं उसमें तक घुस गए, जो किचन है वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है, तमाम जो चीज़ें हैं लोग वहाँ पर जाकर एक तरीके से उसको देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ की प्राइम मिनिस्टर रहती हैं, कितने आरामदायक जीवन बिता रहे हैं, जबकि देश की जो जनता है वो पूरी तरीके से बदहाल है, मतलब बदहाली की स्थिति में है। और मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि जो बांग्लादेश का जो पार्लियामेंट है, जिसको कि जातीय संसद कहते हैं, उस पार्लियामेंट के अंदर भी तमाम जो नागरिक हैं वो सभी घुस गए और वहाँ पर जम करके एक तरीके से हंगामा हुआ, वहाँ पर उपद्रव की गई।
आज जिस अराजकता की स्थिति में बांग्लादेश है, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, उसके लिए पूरी तरीके से 110% वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है वो ज़िम्मेदार है। और ये एक मैसेज भी देता है कि जो एक तानाशाही प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो तानाशाही मानसिकता के जो लोग होते हैं, उनका अंत इसी तरीके से होता है। उनका अंत जो होता है वो बहुत ही भयावह होता है, वो बहुत ही बेइज्जती वाला होता है। और ये चीज़ें हिंदुस्तान के लिए भी सीखने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और हर तरीके से हम उससे प्रभावित होते हैं, वो हमसे प्रभावित होता है। चाहे किसी भी तरीके की कोई नीति हो, फॉरेन पॉलिसी हो, व्यापार हो, या तमाम जो चीज़ें हैं, हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो वहाँ पर जो चीज़ें घटित हो रही है उसका असर हिंदुस्तान के ऊपर भी पड़ सकता है। ये जो पूरा बांग्लादेश का इशू है, एक बहुत ही व्यापक इशू है और इसके अभी कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसको कि लेकर के हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल चलते चलते हम यही कहेंगे, इतना ही कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो इस वक्त में केओस की स्थिति बनी हुई है, जो वहाँ पर अराजकता की स्थिति बनी हुई है, उससे भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को सबक लेना चाहिए। और यहाँ पर जो आवाज़ है, लोगों की आवाज़, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर जनता से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, जनता सर्वोपरि होती है। और आप तमाम संस्थाओं के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, आप मीडिया को खरीद सकते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को खरीद सकते हैं, आप यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी खरीद सकते हैं, और तमाम देश की जो संस्थाएं हैं उसको आप अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। लेकिन जब जनता के धैर्य का बांध टूटता है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो जायज़ चीज़ें हैं, जो जन कल्याणकारी चीज़ें हैं, उसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर जो किसानों की स्थिति है, यहाँ पर जो युवाओं की स्थिति है, किस तरीके से बेरोज़गारी किस तरीके से है, महंगाई किस तरीके से है, अग्निवीर को लेकर लोग किस तरीके से परेशान हैं, और तमाम चीज़ों को लेकर के लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि हमारी इन चीज़ों को पूरा किया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं वो कान में रुई ठूस करके और चुपचाप बैठे हुए हैं, अपने दो चार मित्र हैं उनकी भलाई में लगे हुए हैं। तो ये सत्ता जो होती है, इसका अहंकार सही नहीं है, क्योंकि जनता का जो सब्र का बांध जब टूटता है तो अच्छे से अच्छे तानाशाह भी ठिकाने पर लग जाते हैं। आज शेख हसीना का ये हाल हुआ है, अगर कल को नरेंद्र मोदी भी इस तरीके की हरकत करते हैं तो हो सकता है, मोदी जी बोलते हैं ना कि हम तो झोला उठा करके निकल लेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी को भी कल झोला उठा करके निकलना पड़े और बेइज्जती के साथ निकलना पड़े। और भी जो बांग्लादेश से संबंधित इश्यूज़ हैं उसको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।